हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। मेरी आवाज़ नहीं जा रही है ना? मेरी आवाज़ जा रही है बच्चों? हेलो 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 हेलो। मेरी आवाज़ नहीं जा रही है ना? मेरी आवाज़ जा रही है बच्चों? ठीक है, जुड़ते जाइए आप लोग। 2 मिनट में स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, तो हम लोग आज हाँ, सब लोग जुड़ चुके हैं। एक बार चैट बॉक्स देख लूँ थोड़ा। शशांक, शेखर, हेलो हेलो। ठीक है, हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। और एक बार लिंक थोड़ा सा उस पर भेज दीजिए, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे एक बार लिंक भेज दीजिए सब लोग, ताकि और बच्चे जुड़ जाएं। फिर हम स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ जा रही है बच्चों? आज हम लोग पहले जो है, हेलो, यस सर यस सर, आवाज़ आ रही है, गुड। ठीक है, तो आप सब लोग एक बार जुड़ जाइए। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। आ, आज हम लोग पहले ग्रेविटेशन का थ्योरी डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। और थ्योरी डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग ग्रेविटेशन का सवाल लेंगे। और उसके बाद समय मिलते ही थोड़ा, हाँ सवाल आ गया मेरे पास। समय मिलते ही जो है फिर हम लोग हीट ट्रांसफ़र पे जाएंगे। मुझे लगता है कि अब शुरू कर देना चाहिए। आज थोड़ा सा लेट हम आए, लेकिन आज हम लोग ख़त्म करेंगे इसको। ग्रेविटेशन होगा, ज्योति प्रकाश। ज्योति प्रकाश पूछ रहे हैं कौन सा चैप्टर होगा, तो पहले ग्रेविटेशन शुरू करेंगे। और ग्रेविटेशन शुरू करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार बताइए आप लोग कि सब कुछ ओके है, तो हम यस कीजिए कोई, और हम शुरू करें अब। ठीक है, यस सर, प्रियदर्शनी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अब ग्रेविटेशन को। तो पहले तो ये समझिए कि ग्रेविटेशन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर में आता है। और ग्रेविटेशन में है क्या, गुड, ग्रेविटेशन में है क्या, तो ग्रेविटेशन में दो तीन पॉइंट पे हमको ध्यान रखना है कि दो तीन हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशन में मेजर कंसेप्ट हैं। थोड़ा ऑटो रोटेट कर दीजिए। ठीक है,
दो तीन पॉइंट ग्रेविटेशन में जो है वो मेजर कंसेप्ट हैं ग्रेविटेशन में, वो 3 पॉइंट हैं। ठीक है, पहला तो हमको ग्रेविटेशन में जो मेजर पॉइंट है ये एक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ, और इसी के साथ साथ हम लोग को पढ़ लेना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, और इसके वेरिएशन, तो ये एक पहला टॉपिक होता है। और इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक होता है कि हम हाउ कैन वी कनेक्ट इलेक्ट्रोस्टैट विथ स्टैटिक्स विथ ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक विथ ग्रेविटेशन, ये हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे सेकंड पार्ट के, इसके वीडियो के सेकंड पार्ट में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैपलर्स लॉ, कैपलर्स लॉ एंड सैटेलाइट। ओके, तो ये 3 पार्ट में हम लोग जो है वो ब्रीफ तरीके से हम लोग ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं, पहला पार्ट हम शुरू करते हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ। तो फर्स्ट पार्ट में जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा यही बात में करेंगे, ये आप लोग के कुछ डॉट है हमारे पास। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सबसे पहले क्या कहा गया है, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे आज चूँकि एक चेकलिस्ट के टाइप से पढ़ रहे हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये कहा गया है कि अगर 2 मास है, एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है, और इन दोनों को अगर हम r डिस्टेंस पे रखे हैं तो ये दोनों मास एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और तो ये बताता है कि दोनों मास एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे, और वो फोर्स होता है Gm1m2 डिवाइडेड बाई r²। आज चूँकि ये चेकलिस्ट है तो कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन से हम लोग बचेंगे। आज के क्लास में डेरिवेशन बहुत कम करेंगे, फॉर्मूले, उसके कंसेप्ट और उसको कैसे क्वेश्चन में यूटिलाइज करना है वो सीखेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग फॉर्मूले का ये चेकलिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो Gm1m2 अपॉन r² है, ये ज़्यादातर आपके केस में 90% केस में यही फार्मूला आपको यूज करना है। कुछ केसेस में जहाँ पे अच्छे सवाल आएंगे वहाँ पर आपको इसका ना वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो वेक्टर फॉर्म में थोड़ा ध्यान देना है कि m1 m2 और ये जो डिस्टेंस को लिखे हैं, तो ये डिस्टेंस ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है, तो इस डिस्टेंस को लिख देंगे बेटा r ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ध्यान देना है r ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और ये फोर्स कैसा होता है, ये फोर्स बेटा ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स होता है, नेवर रिपल्सिव। ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जहाँ पे अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन ये वाला जो फोर्स है हमेशा अट्रैक्टिव होगा। ये m1 पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा F/1 ड्यू टू 2, और इधर m2 पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा F/2 ड्यू टू 1। और ये जो डायरेक्शन है बेटा इसको लिख देते हैं R21 का कैप। R21 का कैप को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा, R21 का कैप क्या है, ये बेटा R21 वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, और ये मैग्नीट्यूड इसका R लिए हैं हम लोग, या R21 लिख सकते हैं, या सिंपली मैग्नीट्यूड इसका हम R ले लिए हैं। तो ये है R21 कैप। तो वेक्टर लॉ, वेक्टर के तरीके से जब हम फोर्स को लिखेंगे बेटा, तो वेक्टर के तरीके से फोर्स को हम लिख सकते हैं, मान लो हम किस पे फोर्स, हमारी मर्जी हम 1 पे निकालें या 2 पे निकालें। तो 1 पे जो फोर्स है या 2 पे निकाल देते, तो फोर्स ऑन 2 पे जो फोर्स है बेटा ड्यू टू 1, ये कितना हो जाएगा Gm1 इंटू m2 डिवाइड बाई r²। और इसका डायरेक्शन कितना होगा बेटा, डायरेक्शन होगा R21 कैप के डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसका जो है वो फोर्स लगेगा। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली
आप देख रहे हैं ना कि ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, R21 इधर की तरफ है और फोर्स उसका अपोजिट लग रहा है बेटा। तो हम इसको माइनस में भी लिख सकते हैं, -G m1 m2 डिवाइडेड बाई R², और ये R21 था तो उसके देख रहे हैं अपोजिट में ये फोर्स लग रहा है। R21 इधर की तरफ है लेकिन फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। क्लियर? डन। तो इसको लिख देते हैं R21 भी हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर फॉर्म में जब भी हम फोर्स को लिखेंगे, थोड़ा सा हम लिख देते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में जब भी, सर हम कहाँ कह रहे थे ना कि आज छुट्टी हो जाता तो, नहीं आज कैसे छुट्टी होगा, कल तो टेस्ट है बेटा। तो F21 जो है बेटा कितना है, -G m1 m2 अपॉन R का पावर क्यूब हो गया, और इस वेक्टर को R21 रहने दे देते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म है, इसका ज़रूरत आपको कम पड़ेगा, इसका ज़रूरत तब पड़ेगा जब आपको फोर्स का वेक्टर एडिशन करना है, ठीक है। और नहीं तो जो है आपको ज़्यादातर केसेज में जो है बेटा आपको यही वाला जो है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, इसी वाले एक्सप्रेशन से आपका काम चलेगा। डन, आगे बढ़ें। अब इसमें जो है हम बताए थे कि कुछ इसके बारे में, इसका विशेषता या इसका प्रॉपर्टी कह लें, तो कुछ इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, इस फोर्स में क्या क्या स्पेशल होता है बेटा। तो पहले तो हमने लिख दिया, पहला स्पेशलिटी इस फोर्स का लिख लिया कि ऑलवेज अट्रैक्टिव है। दूसरा स्पेशलिटी है बेटा इसका कि ये यूनिवर्सल फोर्स है, मतलब हर जगह लगता है। आपको मालूम है कि ये यूनिवर्सल फोर्स है, लेकिन ये जो है वो वीक फोर्स है बेटा, वीक फोर्स है, कमज़ोर फोर्स है। ये इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारा कमज़ोर फोर्स है। क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोग वो चेकलिस्ट में ले रहे हैं तो बोल दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, हर चीज़ लिख नहीं रहे हैं, समझ गए। तो ये क्या बेटा, ये एक वीक फोर्स है। तो जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा तो वहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ना बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। और ये एक्शन रिएक्शन का फोर्स होता है। पहले वाले ने दूसरे पे जितना फोर्स लगाया, दूसरा वाला भी पहले पे उतना ही फोर्स लगाता है, तो हम कह देंगे कि एक्शन रिएक्शन का फोर्स है। क्लियर? तो ये कुछ, तो ये आपको हम कह सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन का फोर्स है। और इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जैसे मैंने बताया कि सबसे वीक फोर्स है। अगर वीक की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा कौन होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये लिख भी सकते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इससे बड़ा होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बड़ा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये आपका ये सीरीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स से बड़ा इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स से बड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। क्लियर? ये आपको ध्यान देना है, समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बताते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है सीरीज को कि कौन सा फोर्स कैसे हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन पे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपको इससे पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसमें कि आपको वेक्टर एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन, समझ गए। वेक्टर एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस टॉपिक में। क्लियर? और वेक्टर एडिशन से रिलेटेड में क्या कहता है कि अगर कोई पार्टिकल है उस पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है, 2-3 फोर्स लग रहे हैं, तो जो नेट फोर्स होगा बेटा, वो नेट फोर्स क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। नेट फोर्स क्या होगा बेटा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। सभी फोर्स को जोड़ देंगे तो नेट फोर्स उसके बराबर हो जाएगा। डन। उसके बाद हम आते हैं कि किस प्रकार के सवाल इससे पूछा जा सकता है वेक्टर एडिशन से। आपको बता दिया जाएगा कि ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड हम मान लेते हैं ए है, सिंप्लिसिटी के लिए ले लेते हैं 1 मीटर है, ये साइड भी 1 मीटर है, ये साइड भी 1 मीटर है, और सभी कॉर्नर पे हम ना 1 कूलम्ब का चार्ज रख देते हैं, +1 कूलम्ब, +1 कूलम्ब,
+1 कूलम का चार्ज रख देते हैं। हम नाम रख लेते हैं इसका बेटा, इसका नाम रख देते हैं Q1, इसका नाम रख देते हैं Q2 और इसका नाम रख लेते हैं बेटा Q3। 3 चार्ज है। तो आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड फोर्स ऑन Q1, फाइंड फोर्स ऑन Q1। बहुत जल्दी हम चेकलिस्ट ख़त्म करने वाले हैं, 10-15 मिनट में हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ जाएंगे और फिर हम सीधे सवाल की तरफ आएंगे। आप सब लोग जुड़े रहिए, सवाल ही आज करेंगे ज़्यादा। तो Q1 पे फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, ये दोनों प्लस प्लस फोर्स है तो ये रिपल्सन करेगा, इसको F1 मान लेते हैं, और ये भी दोनों प्लस प्लस फोर्स है तो ये भी रिपल्सन करेगा, इसको मान लेते हैं F2। आपको मालूम है कि F1 बराबर भी क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी यार, आजकल इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाने में दिमाग चल जा रहा है क्या, चार्ज ले लिया हमने अच्छा ये मास है बेटा, क्या है, मास है, 1 kg का 3 मास है, 1 kg का 3 मासेज है, चार्ज नहीं है बेटा। थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ गए बात करते करते, 1 kg का 3 मास है। आजकल थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं ना तो वहाँ पहुँचे। तो 1 kg का 3 मास है। थैंक यू अमन सर, मास होगा, वेरी गुड। तो 3 मास है 1 kg का, तो F1 बराबर हो जाएगा बेटा Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r²। तो सॉल्व करोगे तो खाली g आ जाएगा बेटा, और F2 बराबर भी क्या हो जाएगा, g ही हो जाएगा, क्योंकि m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, r भी 1 है। और देखो वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे बेटा, ये भी फोर्स g है और ये भी फोर्स g है, और इन दोनों के बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये भी एंगल 60 डिग्री होगा बेटा। अब हम इसका नेट निकाल सकते हैं, √a² + b² + 2ab cos थीटा करके हम इसका वेक्टर सम पता कर सकते हैं। क्लियर? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के सवाल आते हैं पहले टाइप में। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में कैसे पूछे जाएंगे आपको बच्चा, हम सारे टाइप आपको बता देते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन। तो इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, आजकल मैं इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा रहा हूँ ना अभी, तो दिमाग में इलेक्ट्रोस्टैट ही चल रहा है। थैंक यू। चलो मैं चेक कर रहा था कि तुम लोग का ध्यान जाता है कि नहीं जाता है। एक बच्चे का ध्यान गया, समझ गए कि फोर्स किधर होगा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है, तो ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा, दोनों फोर्स, ध्यान देना है इसको। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। हाँ किसी एक बच्चे का ध्यान गया, अमन अग्रवाल आज सीरियस है क्लास में। हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो फोर्स इधर की तरफ जाएगा, और ये एंगल थीटा है। आंसर सेम आएगा बेटा, फिर से वही √m1² +a² + b² + 2ab, गुड, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। दूसरा सवाल आपको पूछा जा सकता है बेटा इक्विलिब्रियम बेस्ड। इक्विलिब्रियम बेस्ड थोड़ा ध्यान देना आप लोग को भी। इक्विलिब्रियम बेस्ड में क्या होगा बेटा, मान लो कि मास दिया हुआ है, इधर m1 है, इधर एक मास m2 दिया हुआ है बेटा, और बोलेगा कि बीच में कहीं पे एक मास हमने m रखा है, और मान लो कि ये डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच में बेटा वो क्या है, l है, और इस डिस्टेंस को अगर हम x मानेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बेटा l - x, ठीक है। एक डिस्टेंस को x मानेंगे तो दूसरा डिस्टेंस हो जाएगा बेटा l - x। तो अब इसमें क्या क्या आपको मालूम है कि ये इक्विलिब्रियम में ये पार्टिकल है, समझ गए। फाइंड रिलेशन, आपको रिलेशन पता करने के लिए बोलेगा, क्या किस में रिलेशन पता करना है बेटा, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ m2, इक्विलिब्रियम m2 छोड़ो, ऑफ m कर लेते हैं, जो m मास रखा हुआ है बीच में कहीं, उसके इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, एग्जाम में जो कुछ भी आएगा आप पता कर लेंगे। कैसे, ये वाला पार्टिकल बेटा m1 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, मान लो F फोर्स से, तो m2 इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि इस पर नेट फोर्स 0,
तो जिस फोर्स m1 अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स से इसको m2 भी अट्रैक्ट करेगा बेटा, तो दोनों फोर्स बराबर होगा। तो g m1 m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस x है बेटा, इक्वल टू हो जाएगा g m2 m डिवाइडेड बाई l माइनस एक्स का स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि g और g कैंसिल हो जाएगा, m और m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिलेशन बचेगा हमारे पास? तो हमारे पास रिलेशन बचेगा m1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू m2 अपॉन l माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से जो दिया होगा और जो नहीं दिया होगा हम पता कर सकते हैं। अगर m1 m2 और l दिया है तो हम x पता कर सकते हैं कि कितना है। कोई 3 दिया है तो हम चौथी क्वांटिटी को इससे फाइंड कर सकते हैं। तो एक प्रकार का क्वेश्चन ये बनेगा। यही 2 मेजर पर क्वेश्चन बन सकते हैं, इक्विलिब्रियम से बेस्ड और एक जो है वो वेक्टर एडिशन से बेस्ड। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले चेकलिस्ट पे। एक्सेलरेशन, बताओ बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको ना? हाँ, सैटेलाइट आज होगा ज्योति प्रकाश। हम लोग जल्दी से चेकलिस्ट ख़त्म कर रहे हैं ताकि आप लोग का ये जब हम सवाल पे आए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। और मात्र 33 बच्चे हैं, ठीक है, 131 ज्वाइन करने का उम्मीद था, तो हम जल्दी से वहाँ तक पहुँचेंगे और सीधे हम कुछ देर में, अभी 10:09 हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि 10:30 10:35 तक हम क्वेश्चन पे आ जाएं। हम क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे हमने कहा आज डेरिवेशन नहीं करेंगे, आज उसका एनालिसिस करेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g से लिखते हैं। तो g की जो वैल्यू होगी बेटा, जैसे ये अर्थ है, अर्थ है, इसका मास m है, m e लिख लेते हैं, इसका रेडियस r है, और यहाँ सरफेस से h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है मान लीजिए। क्लियर। तो जो g की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो हो जाएगा बेटा g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h का होल स्क्वायर। ये अप दी सरफेस के लिए बेटा, कहाँ के लिए? अप दी सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, g m e डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख देते हैं बेटा 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर, 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि दी सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है बेटा। अब डाउन दी सरफेस ऑफ अर्थ यह है बेटा अप दी सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर किसी हाइट पे। अब हम देते हैं ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ या नियर टू दी सरफेस ऑफ अर्थ, दोनों केस के लिए बेटा, ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ या नियर टू दी सरफेस ऑफ अर्थ। तो जब नियर टू दी सरफेस ऑफ अर्थ होगा बेटा या ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ होगा, तो ये जो h है ना, h बहुत ही छोटा हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बच्चों, और h अपॉन आर ई लगभग टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा। तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी बेटा वो आ जाएगी g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगा आपको ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। और जब ये सारा वैल्यू रखेंगे बेटा, g की वैल्यू रखेंगे, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू रखेंगे, आपको मालूम है, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू रखेंगे 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। अच्छा, फिर से बताएं, हाँ क्वेश्चन करवाएंगे, दिया, फिर से बता रहे हैं कि ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ में बेटा h की वैल्यू ना बहुत ही कम होगी। तो h की वैल्यू कम होगी तो h अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ करेंगे तो लगभग टेंस टू 0 हो जाएगा। ये वाली क्वांटिटी लगभग टेंस टू 0 हो जाएगा, h अपॉन आर ई वाली वैल्यू। और जब ये लगभग टेंस टू 0 हो गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा सिर्फ बेटा g मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये वैल्यू बच जाएगा। और इसमें सबकी जब वैल्यू रखेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे 8.85 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ रखेंगे 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ रखेंगे 6.4 इंटू 10⁶ मीटर।
तो ये वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, जिसको राउंड ऑफ करके हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। ये ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ हुआ। तो अगर इसी वैल्यू को यहाँ पे रखें, अप दी सरफेस ऑफ अर्थ पे रखें, तो अप दी सरफेस ऑफ अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आएगी तो हो जाएगी जी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर। किसके लिए आएगा बेटा? जी। ये जी ऑन दी सरफेस है बेटा, और ये कौन सा जी है? अप दी सरफेस ऑफ अर्थ है बेटा। क्लियर? अब हम डाउन दी सरफेस ऑफ अर्थ अगर जी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे डाउन दी सरफेस ऑफ अर्थ अगर जी की वैल्यू निकालेंगे, कोई चैट बॉक्स में बता सकते हैं हमें कि जी हम जब डाउन दी सरफेस की वैल्यू निकालेंगे तब हो जाएगा बेटा हमारा जी स्मॉल जी इंटू 1 माइनस, अगर अर्थ से हम डी डेप्थ नीचे गए हैं, कितना डेप्थ नीचे गए हैं? डी डेप्थ नीचे गए हैं, जैसा हमने कहा कि आज डेरिवेशन नहीं करेंगे, तो डी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ये आपकी वैल्यू हो गई बेटा डाउन दी सरफेस ऑफ अर्थ के लिए। ये वैल्यू हो गई आपकी डाउन दी सरफेस ऑफ अर्थ के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलो यहां तक क्लियर है? तो अगर हम ग्राफ बनाएं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि सेंटर पे तो 0 और ऐसा बनेगा। ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। ये है बेटा सेंटर, और ये वाला पॉइंट हो गया बेटा सरफेस। सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा, और वो कितनी वैल्यू होती है सरफेस पे मैक्सिमम? 9.8 ले लो, ठीक है ना। और बात आगे जो है वो जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, और अंदर में जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। क्लियर? ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये आपका 3 वेरिएशन हो गया। आप कहें तो एक बार मैं लिख दूं तो जी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ होता है जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर बेटा। जी जो अप दी सरफेस ऑफ अर्थ होता है वो होता है स्मॉल जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और जी का जो वैल्यू डाउन दी सरफेस ऑफ अर्थ होता है